गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि ये अचानक आए खर्चों से निपटने में आपकी मदद करता है, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि आपका क्लेम अटक जाता है। क्लेम अटकने की वजह होती हैं वो गलतियां जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त करते हैं। तो मनी गुरु में आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसी कॉमन गलतियां जो हम जाने अनजाने कर बैठते हैं और बाद में इन्हीं गलतियों के चलते हमारा क्लेम अटक जाता है। तो इन 5 गलतियों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्षवर्धन, बहुत स्वागत है आज आपका मनी गुरु की इस खास पेशकश में। तो हम हर्षवर्धन से बात करेंगे और जानेंगे कि क्लेम आपका कब रिजेक्ट हो सकता है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो शो में आज क्या खास है उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे क्यों रिजेक्ट होता है इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस लेते वक्त किन गलतियों से बचें, सही इंश्योरेंस प्लान का चुनाव कैसे करें, क्लेम अटकने पर कहां कर सकते हैं शिकायत। तो चलिए हर्षवर्धन, हम आपसे पूछना सबसे पहले यही चाहते हैं कि जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, चाहे फिर वो मेडिक्लेम हो, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी हो, हेल्थ से जुड़ी हुई पॉलिसी हो, किसी भी तरह की पॉलिसी क्यों ना हो, हमें ऐसी कौन सी बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बाद में पछताना ना पड़े। गलतियां हो जाए उसके बाद की बात जरूर करेंगे कि उसको सुधारा कैसे जाए, लेकिन जो एक जनरल गुड हाइजीन फैक्टर्स होते हैं पॉलिसी लेते समय वो क्या हो। स्वाति, इंश्योरेंस लेते वक्त ये समझना है कि इंश्योरेंस जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक पॉलिसी होल्डर के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है बेस्ड ऑन अ प्रपोजल फॉर्म। जो आप प्रपोजल फॉर्म भर के देते हैं उसमें जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी एक वादा करती है कि अगर पॉलिसी के जो टर्म्स कंडीशंस है उसके तहत में अगर कोई क्लेम बनता है तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ पे डिपेंड करता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन लिख के दी है वही इंफॉर्मेशन को कंसिडरेशन में लेते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस कवर दिया है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन आप फॉर्म पे भरें वो पूरी इंफॉर्मेशन सबमिट करें और करेक्ट इंफॉर्मेशन सबमिट करें। सो दोनों चीज में फर्क है। एक है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। तो ये बेसिस पे जब कॉन्ट्रैक्ट में आप घुसते हैं तो उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट उठता है तो आप बोल सकते हैं, अगर कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करती है कहते हुए कि आपने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो आप प्रपोजल फॉर्म पे दिखा सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दी गई थी। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि इसी वजह से क्लेम आया है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो पहला हाइजीन फैक्टर जो है वो ये है कि आप जो भी फॉर्म पे भरें प्लीज उसे अच्छी तरह देखें और उसी बेसिस पे आप डिस्क्लोज करके सारी इंफॉर्मेशन फिर आप पॉलिसी लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आपको समझना है कि जो प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है वो अक्सर हमने देखा है कि पॉलिसी होल्डर्स अपने एडवाइजर्स या एजेंट के थ्रू भरवाते हैं और वो देखते भी नहीं हैं। तो जहां तक हो सके ये इंफॉर्मेशन जो प्रपोजल फॉर्म पे भरनी है वो आप अपने आप खुद भरें, क्योंकि आपको आपके बारे में सबसे ज्यादा मालूम है। आप अगर कोई भी आलस के जरिए या कोई भी कारण से आप बोलते हैं मुझे फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि कई बार ये फॉर्म्स 4-5 पेजेस के होते हैं और आपको ये बहुत दिक्कतदायक लगता है कि और बहुत वक्त लगता है कि आप ये फॉर्म भरें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फॉर्म में भरेंगे उसी बेसिस पे क्लेम मिलने वाला है। तो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, भले आपके एडवाइजर ने गलत भरा हो या एजेंट ने गलत भरा हो, उसका नुकसान आपको बेयर करना है। तो जहां तक हो सके आप फॉर्म खुद अपने हाथ से भरें। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन उसे उतना इंपॉर्टेंस देके भरें। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई कारण से आप अपना फॉर्म नहीं भी भर रहे हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आदमी अपना फॉर्म नहीं भरता है, लेकिन भरने के बाद जब आप साइन कर रहे हैं या डिजिटली उसे साइन कर रहे हैं, एक बार वो सारी इंफॉर्मेशन पे नजर अच्छी तरह डालें। कोई भी करेक्शन करना है तो आप करेक्शन करें और फिर ही उस फॉर्म को साइन करके सबमिट किया जाए। सो ये एक जो एसेंशियल 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर ध्यान में रखें तो आधी से ज्यादा जो क्लेम की रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो जरूर सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात, आप जो फॉर्म भरते हैं उसको सही से समझना, फिर उसमें डिटेल्स भरना सबसे पहली जरूरत है किसी भी इंश्योरेंस को लेते समय। उसके बाद आप दोबारा से क्लेम करते समय अगर कोई डिस्प्यूट आता है बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने भरी थी। अगर उसी समय आप गलती कर देंगे तो आपका केस यहां पर काफी वीक पड़ जाएगा। अब
ऐसे कौन से अब हमारे पास अलग अलग केसेस हैं जहां पर आमतौर पर गलतियां हो जाती हैं, उस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हमने गलतियां देखी हैं हर्षवर्धन, मेडिक्लेम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हो जाती हैं। तो सबसे पहले कहां पर ऐसी गलती हो जाती है जिससे कि अटक जाता है क्लेम? सुवेल, दो तीन चीजें हैं। आप जैसे पॉलिसी आपके हाथ में आ गई, मान लीजिए कोई भी पॉलिसी आपके हाथ में आती है, एक बार समझ लीजिए कि क्लेम जब आप फाइल करने का कभी मौका पड़ा तो आप उसके प्रोसीजर्स क्या हैं। हर कंपनी का एक प्रोसीजर वेरी स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि आप अगर मान लीजिए मेडिक्लेम की पॉलिसी हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपका प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, मतलब आपको मालूम है कि आपका एडमिशन होना है, सर्जरी होनी है या कोई ट्रीटमेंट होना है और वो आपके 1 दिन 2 दिन बाद होना है, इट्स अ प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन, तो आपको एडमिट होने से पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है। उनके ईमेल आईडीज दिए जाते हैं, आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रहते हैं, या आप फिजिकल लेटर के रूप में भेज सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को एक बार इंटीमेट करिए कि इस पर्टिकुलर तारीख को इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आपका एडमिशन होने वाला है और उसका ये ट्रीटमेंट है और लगभग उसका कॉस्ट या उसके ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो कितना होगा। कैशलेस है अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे भी ऑटोमेटिकली जाती है, लेकिन जहां पे कैशलेस नहीं है वहां भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करें। अगर इमरजेंसी की हॉस्पिटलाइजेशन, अगर प्लान हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट की वजह से है या कोई इमीडिएटली एडमिट किया गया है, तो मौका आपको पहले से इन्फॉर्म करने का नहीं होता। लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको विद इन 1 डे या 2 डेज आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होता है आफ्टर गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड। तो आप हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, लेकिन कोई भी परिवारजन को या अपने रिश्तेदार से कह दीजिए कि आप कम से कम इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दें कि इस कारण से आपका एडमिशन हुआ है। सो ये एक बेसिकली इंटीमेशन की बात है कि आपको इंटीमेट करना, इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देनी है आपको। ये नहीं कि आप हॉस्पिटल से बाहर आ जाएं फिर सीधा आप क्लेम फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो हो सकता है उस कंडीशन में वो आपका क्लेम डिले भी हो जाएगा या तो रिजेक्ट भी हो सकता है। दूसरा, कंपनी की प्रोसीजर्स भी होती हैं जो लिखा हुआ रहता है कि जब आप इंटीमेशन तो आपने दे दी और अगर कैशलेस नहीं है तो आप क्लेम फाइल कर रहे हैं, विच मीन्स आप पहले पैसे भर रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आप मैन्युअली वो डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी सबमिट कर रहे हैं रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए। तो उसके भी एक टाइमलाइन दी गई है कि आपको 10 दिन में, 15 दिन या 30 दिन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कोलेक्ट करके इंश्योरेंस कंपनी सबमिट करने हैं। सो वेल, ये उनकी प्रोसीजर्स हैं, लेकिन IRDA के गाइडलाइंस बहुत क्लियरली इस चीज के बारे में आए हुए हैं कि अगर कोई कारण से कोई भी इंश्योर्ड पर्सन उस टाइमलाइन के अंदर, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे कहा है कि 15 दिन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आप 15 दिन में नहीं कर सके, 15 दिन फ्रॉम डेट ऑफ डिस्चार्ज, आप जब हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं उसके बाद 15 दिन के अंदर, और आप कोई कारण से नहीं कर पाए, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसी कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो कई बार आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी इनिशियल इंटीमेशन देती है कि क्योंकि आपने 15 दिन में मुझे सबमिट नहीं किया था, अभी आपका क्लेम एडमिसिबल है ही नहीं। तो ये गलत है। IRDA के क्लियर गाइडलाइंस है उस चीज के कि अगर कोई कारण से बाकी और सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो सिर्फ लेट सबमिशन के बेसिस पे आप इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो ये 3-4 चीजें हैं, अगर आप ध्यान में रखें और फुलफिल करते रहें तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के जो चांसेस हैं ऑन नॉन टेक्निकल ग्राउंड्स कम से कम वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। ओके, हर्षवर्धन एक बात बताइए, यहाँ पर जो हमने भी बहुत सारे केसेस पढ़े हैं या समझे हैं, वो हो जाते हैं कि आप कई बार कई जानकारियां छिपा देते हैं। अब ये कौन सी जानकारियां हैं जो छिपाने पर आपका क्लेम लेटर ऑन रिजेक्ट कर सकती हैं, ये जरा हमें बताइए कुछ एग्जांपल्स के साथ। बहुत सिंपल है स्वाति, अगर हम जा रहे हैं एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के लिए, हमने प्रपोजल फॉर्म में इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछती है कि आपकी करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, तो जिसमें अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई भी थायराइड, ऐसी कोई भी बीमारियां हैं जिसके लिए आप रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है। आपका हाइट वेट मांगा जाता है, आपकी अगर पहले कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या कोई सर्जरी हुई है, मान लीजिए 4 साल पहले, 5 साल पहले कोई और दूसरी चीज के लिए, हर्निया या कोई छोटी मोटी चीजों के लिए आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, तो आपका एज ए पॉलिसी होल्डर ये फर्ज बनता है कि सारी इंफॉर्मेशन आप प्रपोजल फॉर्म में मांगी, जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवालों का जवाब दें आप। तो उसमें कई बार ऐसे होता है कि हमने ये भी देखा है कि एजेंट एडवाइजर्स हैं, वो कहते हैं कि आपके 5 साल पहले कोई सर्जरी हुई थी, अब उसके बताने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, अगर वो इनसिग्निफिकेंट भी है, मान लीजिए ऐसी कोई बीमारी थी जिसका आगे कुछ भी लेना देना नहीं हो, वो आप अपने मन से सोच रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को जरूर आप डिक्लेयर कर दें, क्योंकि ये आगे जाते हुए कभी एक कारण नहीं बन जाए कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। सो कुछ भी आपके साथ हुआ हो, छोटा या बड़ा,
आप इसे छोटा समझ रहे हैं, लेकिन डिक्लेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये छोटी इन्फॉर्मेशन है तो ऐसे भी पॉलिसी में कोई इफेक्ट आना नहीं है, और अगर कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन जिससे अगर आपको पॉलिसी नहीं मिलती है तो ये ऑलवेज बेटर है कि आपको पॉलिसी नहीं मिले रादर देन आपको क्लेम नहीं मिले। तो पॉलिसी हाथ में आने से कुछ नहीं पा रहे हैं आप, अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि क्लेम आपको मिले। एक दर्शक इस वक्त हमसे पूछ रहे हैं हर्षवर्धन कि जब इन्होंने अपनी एक मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी तब इन्हें पता नहीं था कि इन्हें डायबिटीज भी हैं, और डायबिटीज को लेकर बहुत ज्यादा अब से रिलेटेड पॉलिसीज या उसमें बहुत सारे लोग सवाल हमसे पूछते आए हैं। लेकिन अब तो इन्होंने पॉलिसी ले ली, अब कहीं इनको बाद में क्लेम करने में मुश्किल तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि कंपनी बोलेगी आपने तो ये जानकारी हमसे छिपा दी। देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इनफैक्ट कि पहले इग्नोरेंस की वजह से आपने अपने फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किया कि आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है, डायबिटीज इन दिस एग्जांपल। तो दो चीजें होती है, कई बार लोग फॉर्म भरते वक्त उन्हें एडवाइस किया जाता है कि मत भरिए आप इसमें, और दूसरे हैं जिनको खुद को जानकारी नहीं है कि मुझे ये बीमारी है। सो दो अलग अलग केसेस हैं। सो पहला केस है जिसमें आपको जानकारी थी कि आपकी बीमारी है, आप मेडिकेशन ले रहे हैं, लेकिन कोई कारण से आपने अपने फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किया है, बाद में आपको ये रियलाइज हुआ कि मुझे करना चाहिए था। तो आप अभी भी एक काम कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी को एक ऑनेस्टली एक चिट्ठी लिखें, उन्हें बताएं कि ये जानकारी मैंने अपने फॉर्म में भरना भूल गया था या मुझे नहीं पता था कि भरना है, और अब मैं आपको डिक्लेयर करना चाहता हूं। इंश्योरेंस कंपनी उसे रिकॉर्ड पे लेगी और फिर वो डिसीजन लेगी कि आपका इंश्योरेंस उन्हें देना है कि नहीं देना है। अगर देते हैं तो आगे से वो टर्म्स मॉडिफाई करके आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार अगर टर्म्स मॉडिफाई करके या प्रीमियम ज्यादा चार्ज करके उन्होंने पॉलिसी दे दी आपको, तो आगे जाके आप निश्चिंत हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दूसरा केस है जिसमें इंश्योर्ड को खुद को ही नहीं मालूम था कि उसकी बीमारी है। तो अगर आपको खुद को ही नहीं मालूम कि आपकी कोई बीमारी है और आपने प्रपोजल फॉर्म भरा है, इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपका मेडिकल टेस्ट किया है और उसमें भी ये डिटेक्ट नहीं होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओनस इज ऑन द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड पे ओनस था नहीं। लेकिन आपको नॉलेज नहीं थी कि आपको बीमारी है, इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी देते वक्त मेडिकल टेस्ट नहीं किया है, तब ये प्रूफ करना मुश्किल होगा कि आपको खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम थी। तो ये वो एक बहुत ही ग्रे एरिया है जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम डेफिनेटली रिजेक्ट करेगी। ओके, एक और दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही ले ली, और उसके बाद हमें क्या सोचने और समझने के लिए कुछ समय मिलेगा कि ये पॉलिसी हमारे लिए सही है कि नहीं है, जिससे पहले हम प्रॉपरली इसको टोटली अपना लें? जी हाँ, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में जो हम मेडिक्लेम वगैरह की बातें कर रहे हैं, उसमें एक फ्री लुक पीरियड बोल के एक 15 दिन का फ्री लुक पीरियड दिया गया है। जब आप पॉलिसी लेते हैं उसके पहले डेफिनेटली आप पॉलिसी वर्डिंग्स हो सकता है नहीं पढ़े हैं, आप खाली ब्रोशर पढ़ के या जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस बेसिस पे आपने पॉलिसी के लिए अप्लाई कर लिया। पॉलिसी जब आपके हाथ में आती है, फिजिकली जब कुरियर आपके हाथ में आता है, उस दिन से 15 दिन तक का टाइम होता है आपके पास, जिसमें आप वो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स, जो उसकी वर्डिंग्स हैं, जो उसके स्कोप ऑफ कवरेज है, पूरा डिटेल आता है, वो आप पढ़ लें। और उसमें अगर आपको लगता है कि पॉलिसी मुझे नहीं चाहिए, आप वो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा प्रीमियम आपको रिफंड करती है। लेकिन इसमें जो आपके अगर स्टैम्प ड्यूटी के कॉस्ट हैं, आपके मेडिकल टेस्ट अगर हुआ है, और तो ये छोटे मोटे कॉस्ट कट होते हैं, बाकी का आपको पूरा दे दिया जाता है। सो ये फ्री लुक पीरियड का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जब आपके हाथ में पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है, प्लीज मेरी सारे दर्शकों से दरख्वास्त है कि उसके जो डिटेल्स हैं वो पढ़ लें, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत बताया गया है या कुछ आपने नहीं समझा, तो ये डिटेल्स आप इंश्योरेंस कंपनी को बताएं, और नहीं चाहिए पॉलिसी तो 15 डेज के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। जी, तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम जानेंगे ट्रैवल होम इंश्योरेंस में कैसे आप सावधानी बरतें जिससे कि आपका जो इंश्योरेंस है वो ना हो जाए रिजेक्ट। उसके अलावा मोटर इंश्योरेंस की बारीकियां भी समझेंगे, और क्लेम अगर रिजेक्ट हो जाए, कोई अगर डिस्प्यूट है तो कहां पर कर सकते हैं शिकायत, जानेंगे मनी गुरु में छोटे से ब्रेक के बाद। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कहीं आपका क्लेम ना हो जाए रिजेक्ट। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त और क्लेम करते वक्त। हमारे साथ है हर्षवर्धन रूंगटा इसकी बारीकियां समझाने के लिए। हर्षवर्धन, अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। हमने आमतौर पर देखा है कि ट्रैवलिंग करते समय हमें हमारे कई बार डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, पासपोर्ट तक खो जाता है, यहाँ पे चोरी हो जाती है, या किसी और रीजन से हम अपने वैल्यूएबल्स खो देते हैं। तो ऐसे में क्लेम के समय हमें कैसी दिक्कतें पेश आ सकती हैं?
वेल देखिए, अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं, कोई फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस जो लेके जाते हैं, उनका जो कवरेज का स्कोप है वो एक है कि अगर आपका कोई भी चेक्ड इन लगेज है, आपने एयरलाइन में अपना बैगेज चेक इन किया है, हैंड बैगेज नहीं, जो आपने चेक इन किया है, अगर वो लगेज आपको डेस्टिनेशन पे खो जाता है या डिलेड आता है, 12 घंटे के बाद आता है या खो जाता है एयरलाइन से, तो इसमें आपको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। उसके कॉम्पनसेशन या जो इंश्योर्ड अमाउंट्स है, वो अमाउंट बहुत स्पेसिफिकली रेफर किया गया है कि इतना रुपया आपको मिलता है। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रूफ देना होगा इंश्योरेंस कंपनी को कि ये हुआ है। एक प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी रिपोर्ट एयरलाइन देता है आपको कि आपका लगेज डिले हुआ है, आया नहीं है, या आपका लगेज हमसे खो गया है। तो ये जो प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी PIR जो कहते हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट एयरलाइन से लेना है। कई बार ऐसे होता है कि ये पॉलिसी होल्डर जो ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, वो भूल जाते हैं लेना। तो ये ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट आप एयरलाइन से उस समय ही ले लें और फिर ये डॉक्यूमेंट के आधार पे आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। अगर आपका बैगेज डिले हुआ है तो आपको एक सहूलियत दी जाती है कि आप कई चीज़ें जो एसेंशियल आइटम्स है, टॉयलेटरीज हैं, वो आपको इमरजेंसी में खरीदना पड़ा होगा, उसका आपको क्लेम मिलता है बैगेज डिले में। पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदें, उसकी रिसीट्स रखें ताकि आप सबमिट कर सकें कि इतना मैंने इतने ये सब सामान खरीदा था और वो मैं उसका क्लेम कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन एसेंशियली कहने की बात यह है कि अगर आपने पासपोर्ट खो दिया, आपके सामान चोरी हो गया है, तो पुलिस कंप्लेंट आपको फाइल करनी होगी, पुलिस कंप्लेंट की कॉपीज आपको रखनी होंगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसका नटशेल ये है कि पूरा पेपर ट्रेल रखें कि ये चीज़ हो गई है और इसका आपने कहीं रिपोर्ट किया है, कोई रिसीट्स हैं जो आप खर्चा करते हैं तो उसकी रिसीट्स रखें, ताकि ये सारी बेसिस पे आप अपना क्लेम फाइल कर सकेंगे। तो ये एक एसेंशियल हो गया कि डॉक्यूमेंटेशन, जब आप एक फॉरेन कंट्री में हैं, वहाँ रहते हुए आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं, या आने के बाद अगर आप वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे तो हो सकता है छोटी मोटी चीज़ों की आपको रिप्लाई नहीं मिले। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना हुई है, बैगेज डिले हुआ है, खोया है, बैग पासपोर्ट चोरी हो गया है, कुछ भी हुआ आपके साथ, आप इंश्योरेंस कंपनी को ईमेल के जरिए एक इत्तला जरूर कर दें कि ये मेरे साथ, अब मैं ट्रिप पे हूँ, ट्रिप कंटिन्यूइंग है और मेरे साथ ये हो चुका है। तो अगर आपको कुछ भी अभी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ मुझे ईमेल के जरिए बता दें, नहीं तो बाकी आने के बाद, इंडिया रिटर्न होने के बाद मैं सारी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करूंगा। ये ओनर्स शिफ्ट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी पे। अगर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उस समय की, तो वो उस समय मांगेंगे आपसे, आने के बाद आप अपना सारा क्लेम्स डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। एक दर्शक इस वक्त हमसे पूछा है हर्षवर्धन कि ये बाहर कहीं घूमने गए यूरोप, और वहां पर इन्हें चोट लग गई और वहीं पर उन्हें अस्पताल में कुछ इलाज कराना पड़ा। अब इनका जो उन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया, उसमें क्लेम की प्रक्रिया कैसे होगी? क्या क्या उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ सकते हैं? पहली चीज आपको देखनी होगी कि ये जो इन्हें इंजरी हुई है, क्या ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए हुई है, कोई वो एक्टिविटी करने गए थे और उसमें उनको इंजरी हुई है, कि ये रेगुलर टहल रहे थे और उसमें इन्हें इंजरी हुई है। अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स के बेसिस पे है तो ये जरूर अपनी पॉलिसी में देखें कि एडवेंचर स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई इंजरी होती है तो क्या वो पॉलिसी कवर कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ऐसे भी आपको मिलेगी नहीं। और अगर आपके जनरली कोई बीमार हो गई या कोई इंजरी हो गई, तो हॉस्पिटल में जब आप भर्ती होते हैं, आप चेक कर लें कि वहां पे भी आपको कैशलेस सर्विस मिलती है क्या। इंश्योरेंस कंपनीज के इंटरनेशनल मार्केट्स में, यूरोप में, यूएस में टाई अप होते हैं जहां पे अगर आपको कैशलेस की सुविधा मिल रही है, प्लीज कोशिश करके वो लीजिए, क्योंकि जो क्लेम्स होते हैं वो काफी हजारों डॉलर्स में भी जाते हैं। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आपको कैशलेस सर्विस मिल जाए। अगर नहीं है, जैसे मैंने कहा कि पहले आप इंश्योरेंस कंपनी को ईमेल से इत्तला करें कि आप ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं और ये आपके साथ हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी आपको रिप्लाई में क्लेम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबके हिसाब से पूरी लिस्ट भेज देगी, वो आप उन्हें लिख के भेज सकते हैं। जब मैं इंडिया वापस आ जाऊं तब मैं आपको क्लेम सबमिट करूंगा। जो प्रोसेस है वो सिंपल है। एडमिशन के रिलेटेड सारी प्रूफ चाहिए आपको, आपने पेमेंट किया उसका प्रूफ, रिसीट्स और डिस्चार्ज कार्ड और डॉक्टर का रिकमेंडेशन जो भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएं और सबमिट करें। ओके। अब होम इंश्योरेंस के बारे में क्या समझेंगे? होम इंश्योरेंस में कई बार भी क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। आग लग गई और आग लगने से जो इंश्योरेंस के पेपर है वो भी जल गए, तो क्या ये एक कारण हो सकता है क्लेम रिजेक्ट होने का?
जी नहीं, पहली बात तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी आप सॉफ्ट कॉपीज अपने हार्ड ड्राइव में या ईमेल में आप स्टोर करके रखें। तो पॉलिसी डिटेल्स ये ट्रैवल के लिए भी लागू होता है कि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, आप अपने आप के ईमेल आईडी पे या अपने रिश्तेदारों के ईमेल आईडी में आप अपना पासपोर्ट कॉपी, वीजा, ट्रैवल पॉलिसी, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपीज आप ईमेल में रखें। तो अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, डुप्लीकेट कॉपी आप कहीं से भी ईमेल पे निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार होम इंश्योरेंस में अगर आपकी पॉलिसीज हैं, सबकी आप सॉफ्ट कॉपी रखें ताकि आप उसे रेफर करके कभी भी कोई क्लेम प्रोसेस है उसे आप शुरू कर सकते हैं। होम इंश्योरेंस में 2-3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम पॉलिसी लेते हैं, मान लीजिए हम हमारे होम कंटेंट्स की बात करें, हमने फर्नीचर इंश्योर किया है, तो फर्नीचर का जो आप अपने हिसाब से कॉस्ट समझते हैं, जो आपकी लागत है, आप उस बेसिस पे कवर ले लेते हैं। इंश्योरेंस लेते वक्त आप जो सम इंश्योर्ड डिक्लेयर करते हैं उस बेसिस पे पॉलिसी आपको इशू कर दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर आपका फर्नीचर कोई आग लगने से जल गया तो आपको पूरी की पूरी जो आपने डिक्लेयर की है वो वैल्यू मिलेगी, वैसा नहीं होता। आपका सर्वे किया जाएगा, सर्वे में जो सर्वेयर है उनको जो फेयर मार्केट वैल्यू लगेगा वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो आपका क्लेम का पेमेंट करेंगे। सो बी वेरी रियलिस्टिक। जब आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं, अगर आपने ज्यादा सम इंश्योर्ड लिख दिया तो आप ज्यादा प्रीमियम भर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। सो रियलिस्टिक बनिए, कम भी मत डिक्लेयर करिए ताकि वो इंश्योरेंस में फिर उसमें भी कटता है, ज्यादा भी मत करिए। जी, अब मोटर इंश्योरेंस की बात करते हैं। मोटर इंश्योरेंस में ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं जहां पर किसी का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है? देखिए, 2-3 बहुत सिंपल चीजें हैं। पहली बात कि मोटर इंश्योरेंस में अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो पहला चीज जो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप वो मोटर व्हीकल को एक्सीडेंट स्पॉट से हटाएंगे नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होता है क्योंकि आप कोई पुलिस, आपको ट्रैफिक पुलिस या कोई भी आपको उधर वो कार को रहने देगी नहीं, वो वहां से मूव कर देते हैं। सो आइडियली स्पॉट सर्वे बोलते हैं कि जब आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको वहां का वही आपको सर्वेयर आके आपका सर्वे करता है। कमर्शियल व्हीकल्स में कंपलसरी है और पैसेंजर जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसमें इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। आप फिर व्हीकल आपकी गैरेज में जाती है, कई लोग हैं जो उसका रिपेयर वर्क चालू कर देते हैं और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में 100% आपका क्लेम रिजेक्ट होने वाला है क्योंकि मोटर इंश्योरेंस में वैसे काम नहीं करता। मोटर इंश्योरेंस में पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है कि आपकी गाड़ी इस पर्टिकुलर गैरेज में है, ये एक्सीडेंट की डिटेल्स देने हैं, सर्वे होगा, अप्रूव होगा क्लेम, तब आप काम शुरू कर सकते हैं। तो इतनी सी चीज को छोटी सी ध्यान रखनी होगी। एक पॉइंट और है जो मैं बताना चाहूंगा, जो फ्लड्स और इस सब की सिचुएशन में होती है। अगर आपकी गाड़ी अगर टायर लेवल से ऊपर पानी के अंदर है तो जब आप गाड़ी में बैठे प्लीज उसे स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक लॉक के बेसिस पे इंजन सीजर हो जाता है और फिर अगर कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। सो ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है और ये हमारी बहुत नेचुरल टेंडेंसी है कि जैसे हम गाड़ी में घुसते हैं हम उसे स्टार्ट करके चलाने की कोशिश करते हैं और उसमें आपका इंजन डैमेज हो जाता है जो इंश्योरेंस कंपनीज नहीं देती। और शो के आखिर में मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, अगर विवाद हो जाए कहीं पर क्लेम को लेकर तो इसकी शिकायत हम कहां पर जाके कर सकते हैं और यूजुअली इसमें कितना टाइम लगेगा निपटारे में? तो इंश्योरेंस का प्रोसेस में अगर कोई भी शिकायत है, आपकी कोई भी ग्रीवियंस है, उसका बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाया गया है और बहुत इजी है। ऐसा कई लोग समझते हैं कि कोर्ट में ही जाना पड़ता है, वो बात नहीं है। तो पहली चीज है, आपने क्लेम फाइल किया, कोई कारण से रिजेक्ट होता है या आप सेटिस्फाइड नहीं है, जो आपके साथ पार्शियल रिजेक्शन हुआ है, तो आप एक इंश्योरेंस कंपनी ग्रीवियंस सेल मैंडेटरीली बनाया गया है। तो पहला काम आपका ये है कि आप उसी इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवियंस सेल में एक एप्लीकेशन रिव्यू के लिए डालते हैं कि ये मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड और इसमें आप प्लीज रिव्यू करके मुझे इसका रिलीफ दीजिए। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी का ग्रीवियंस सेल आपको जवाब देता है कि वो नहीं कर सकते या कोई जवाब नहीं देता आपको 30 डेज में, विच मीन्स आपको 30 दिन तक अंदर कोई भी जवाब नहीं आया है या जो जवाब आया है आप उससे खुश नहीं है, तो आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का बहुत ही इफेक्टिव प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है, कोई कॉस्ट नहीं है। आपको अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है, आपकी एक हियरिंग होती है, वो हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस है, ऐसा नहीं कि कोई कारण से डिले हो रहा है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, तो आप हियरिंग के लिए जाते हो, एक हियरिंग में डिसीजन दे दिया जाता है कि आपके फेवर में है कि अगेंस्ट में है। जो भी ऑर्डर होता है, जो भी जजमेंट होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी से बाइंडिंग होता है। पॉलिसी होल्डर चाहे तो वो जजमेंट का आगे जाते हुए कोर्ट में फॉलो अप कर सकते हैं। ओके, तो लगभग
लगभग 3 महीने का वक्त यहाँ पर लग सकता है। इंश्योरेंस लोकपाल जो ऑम्बुड्समैन होता है, इसमें 3 महीने का समय लेकर आपके विवाद का निपटारा कर सकता है और मामले ज्यादा होने पर अवधि इसमें बढ़ भी सकती है। जैसा हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि विवाद में फंसे रहते हैं, उसमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। और ये भी जानना जरूरी है कि जो इंश्योरेंस लोकपाल है वो 30 लाख तक के विवादों को सुनता है। ये कुछ जानकारी सभी दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो क्लेम रिजेक्ट कैसे हो सकता है, कहां पर शिकायत करें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी बारीकियां बताने के लिए हर्षवर्धन आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनी गुरु में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।